संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू। महिला सांसद डॉक्टर हिना गावित ने की शुरुआत। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने साधा नेता प्रतिपक्ष पर निशाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद में किया 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले 2024 का शुभारंभ। 18 फरवरी तक लगने वाले मेले में करीब 50 देश ले रहे हैं हिस्सा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई विभिन्न योजनाओं का किया शुभारंभ। 264 कॉलोनियां नियमित करने के साथ मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ। और नारनौल के शहीद जवान संजय यादव का राजकीय सम्मान के साथ संस्कार। असम में ड्यूटी के दौरान हुए नक्सली हमले में वीरगति को हो गए थे प्राप्त। मंत्री समेत सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत महिला सांसद डॉक्टर हिना गावित ने की। उन्होंने महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचप्रण महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आधारभूत अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया है। अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान, विमेन लेड डेवलपमेंट, इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी के लिए समान अवसर की नीति बन गई है। पिछले 10 वर्षों में 315 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओ जैसे नारे देती थी, लेकिन इस दिशा में कभी ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस नेता द्वारा देश के विभाजनकारी शक्तियों जैसे बयान देने पर राज्यसभा नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि वे इन विभाजनकारी बयानों को क्यों दे रहे हैं। क्या वो उत्तर और दक्षिण भारत को बांट रहे हैं? नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज फरीदाबाद में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पर्यटन मंत्री कंवरपाल सहित अनेक मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में भाग लेने वाले सभी शिल्पकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मेले का आयोजन केंद्र व राज्य सरकार मिलकर करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। हरियाणा की राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस मेले के आयोजन से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों की मैं सराहना करती हूँ। इस मेले में उत्साह से भाग लेने वाले सभी आगंतुकों भी प्रशंसा के पात्र हैं।
वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस वर्ष के मेले का आयोजन करने के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की जितने भी सदस्य उनको मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये शिल्प मेला हरियाणा की पहचान बन चुका है। 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। उन्होंने मेले में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और प्रतिभागियों को अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ करीब 1000 से ज्यादा स्टॉल भाग लेने वाले लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ हर साल 15 से 20 लाख लोग शामिल होते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले में आप सब कलाकारों सहित, शिल्पियों सहित सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये जो मेला है ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विभिन्नता का प्रदर्शन किया जाएगा। सूरजकुंड मेले में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। ये मेला आम जनता के लिए 18 फरवरी तक खुला रहेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकेंगे। मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों, कारीगरों और बुनकरों को बिचौलियों की भूमिका के बिना संभावित खरीदारों और पारंपरिक कला और शिल्प के शख्सों को सीधे अपने उत्पाद बेचने का अवसर देना है और हर साल इसका कद और आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मेला श्री मनोहर लाल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के रूप में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकट पर 50% छूट प्रदान करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया। इनमें नगर एवं ग्राम विभाग, आयोजन विभाग की 91 और शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। इन 264 कॉलोनियों को मिलाकर अब तक सरकार 2101 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। इसके अलावा सीएम ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसके शुरुआती चरण में 14 शहरों के 10,542 आवेदकों को प्लॉट दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में घुमंतु जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। पहले चरण में 14 शहरों के लिए पोर्टल पर आवेदन करते समय आवेदक को 10,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। टाउन कंट्री प्लानिंग दोनों विभागों ने मिलकर के और 264 नई कॉलोनीज को अप्रूवल की लिस्ट में ये डाला गया है। इन कॉलोनीज को जैसे जैसे हम अप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इस साथ साथ दे रहे हैं। अभी तक 438 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में अथवा गाँव में जिन लोगों के पास अभी भी मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से वार्षिक कम है, ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 2,80,000 ऐसे परिवार अभी तक मिले हैं जिनको प्लॉट अथवा फ्लैट इसमें सरकार सहायता करेगी। आज उसके पहले चरण में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में 10,000 प्लॉट्स ये अवेलेबल करा दिए गए हैं और वो आज से उसका रजिस्ट्रेशन ये शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। पहले चरण में इस ऐप का लाभ पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार के लोगों को मिलेगा। इस ऐप के जरिए 10,70,000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। बिल अभी तक 2 महीने बाद बिल दिया जाता है। द्विमासिक बिल के आधार पर लोगों को पेमेंट करनी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको मासिक किया जाए, तो हमने उसमें
पायलट प्रोजेक्ट के नाते 4 जिलों में पंचकुला, करनाल, हिसार और महेंद्रगढ़, जिसके कुल 10,70,000 कनेक्शन बनते हैं, इनके लिए 4 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हर महीने अब ये लोग एक ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींचकर अपने बिल की रीडिंग की अपने आप उसको डाल सकते हैं और उसका बिल प्राप्त करके और उसकी पेमेंट भी ई पेमेंट के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो एक सुविधा जनता को ये हमने पावर डिपार्टमेंट की ओर से ये दी है। ऐप के माध्यम से उपभोक्ता मासिक या द्विमासिक बिल का चयन कर सकेंगे। इससे उपभोक्ता स्वयं अपने मीटर की रीडिंग दर्ज कर अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकता है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह भी उपस्थित रहे। साथ ही स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता वर्चुअल रूप से जुड़े। संजय यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नारनौल के नूनी शेखपुरा में लाया गया, जहां आज सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद हुए संजय यादव के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नारनौल के नूनी शेखपुरा निवासी 32 वर्षीय संजय असम में सीआरपीएफ की 68 बटालियन में तैनात थे, जहां 31 जनवरी को असम में नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले के दौरान संजय को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। संजय के परिवार में एक भाई व एक बहन है, जबकि संजय के पिता रामनिवास का पहले ही देहांत हो चुका है। संजय की माता गांव में ही रहती हैं। संजय की 2 बेटियां हैं। बड़ा भाई हूँ, मैं भी सीआरपी में तैनात हूँ, 68 बटालियन। सर मेरे तो बताया बोला गोली लगती है नक्सलवाद ऑपरेशन में। शहीद संजय को श्रद्धांजलि देने के लिए आज नारनौल के विधायक और हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संजय के शहीद होने से पूरे इलाके में शोक की लहर है। हमारे नूनी गांव का रहने वाला वो आसाम की तिनसुखिया में शहीद हुआ है। आज हम उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। इलाके में बहुत भारी शोक और दुख है। वो अपने पीछे 2 छोटी बेटी और एक अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर गए हैं। समाज सारा उनके साथ खड़ा है और समाज को बहुत भारी दुख है। संजय कुमार जी 2006 में भर्ती हुए और 2009 में इनकी शादी हुई और आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने आज हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदलाल शर्मा को पद, निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके अलावा उन्होंने HERC के नवनियुक्त सदस्य मुकेश गर्ग को भी पद, निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नंदलाल शर्मा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान व निर्णय बिना भय या पक्ष, स्नेह या द्वेष के निर्णय करूंगा। मैं नंदलाल शर्मा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी मामले पर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाद या कोई जानकारी प्रकट नहीं करूंगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल PGI-MS रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने PGI-MS में स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब यहां पर लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट भी किए जाएं ताकि प्रदेश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मैपिंग भी की जा रही है और जहां पर कमी होगी उसमें सुधार किया जाएगा। हम यहाँ पर जो मैंने काम दिया हुआ है वो ट्रांसप्लांट का काम दिया हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट का और किडनी ट्रांसप्लांट का, तो उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए करता मैं बात, लेकिन उसके लिए सारे जो आदेश थे वो हमने जारी कर दिए। हम सारे प्रदेश के स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं। मैंने सारे हरियाणा की मैपिंग करवाई है और ये फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने सारे देश में करवाई होगी। मैपिंग कराई है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई
उस मैपिंग में कहाँ कहाँ पर हमारे पास क्या है और कहाँ पर क्या नहीं है, मापदंडों के मुताबिक कितने गैप्स हैं, सारा वो हमको बता रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा ये गैप्स को स्टडी करो, 2-3 साल का टारगेट रख के ये जितने गैप्स हैं इन सारों को फिलअप करो। स्वास्थ्य मंत्री ने इंडी गठबंधन पर कहा कि गठबंधन तो टूट चुका है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग अलग हैं और यही हाल उत्तर प्रदेश का है। पार्टी आए सारे अपने आप को कहते रहेंगे, लेकिन अब वो इंडी भी कहती है। इंडी की तो बन चुकी भिंडी, उसको तो लोग तल तल के खा रहे हैं। अब सारे उनके छोड़ के चले गए, नीतीश छोड़ के चले गए, जो उनके जन्मदाता थे वही छोड़ के चले गए। पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि हम आपको कोई सीट नहीं देंगे, आप कह रही है हम कांग्रेस को नहीं देंगे। दिल्ली में आप कह रही है हम कांग्रेस को नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में बिना इनसे बातचीत किए सीटें डिक्लेयर कर दी जाती हैं, तो कहाँ रहेगी? तो आपको तो फायदा ही है सर। अब तो हम तो कह रहे हैं ना, तो इंडी भिंडी कहाँ रह गई? लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के चलते जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अजय सिंह चौटाला प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं ताकि चुनाव को लेकर तैयारियां की जा सकें। इसी के चलते उन्होंने भिवानी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर चुनावी तैयारियों में जुट जाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी वे अपने गठबंधन दल भाजपा के नेताओं के साथ सीटों का बंटवारा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए वे खुद व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनता के बीच जाकर उनकी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव घोषित होते ही हम दोनों राजनीतिक दल बैठ के तय कर लेंगे, तो हमने तय करना है और सबसे पहले आपको ही बताएंगे। वो जो इंडिया बनाया था वो तो अलग अलग हो गया, INDIA सब। अब कहीं ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने की बात कर गए, नीतीश छोड़ करके चले गए, भगवंत मान अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सोरेन कल रात को जेल में चले गए। कांग्रेस भूल गई इस बात को कि उसने CBI का कितना मिसयूज किया था। एजेंसी स्वतंत्र काम करती है, अपना काम करती है। नहीं भाई, हमारे तो 10 विधायक हैं, कम से कम 30 चाहिए। निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है, कंटिन्यू। आप देखते हैं, मैं भी, दुष्यंत भी, दिग्विजय भी, सब लगे हुए हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। पहले आप अपना संगठन बना लो। 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते। वो लोग भी सौपन देख रहे हैं सत्ता में आने के। चुनाव होने तो ये फैसला तो पब्लिक ने करना है, दीपेंद्र हुड्डा कैसे फैसला कर सकते हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग द्वारा हरियाणा में तालाबों का जीर्णोद्धार और जन भागीदारी को लेकर विशेषज्ञ वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कुमार वर्मा बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। इस वार्ता में प्रभाकर कुमार ने कहा कि 2022-23 के लिए तालाब प्राधिकरण द्वारा 1284 पॉन्ड रेस्टोरेशन के साथ 1077 करोड़ लीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज में वृद्धि की। वहीं 2023-24 में ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ये वृद्धि 2415 करोड़ लीटर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत सरोवर मिशन के तहत हरियाणा के कुल 22 जिलों में 1788 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के कार्य को पूर्ण किया गया। 2022-23 से लेकर 2024-25 तक टोटल 4062 गांवों के 7000 तालाबों को उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें से अधिकांश 2000 के करीब हमारे तालाब संरक्षित हो गए हैं। जिसमें 60 तालाब ऐसे हैं जिस पर हमारे 8 कंपोनेंट्स पूर्णतः कंप्लीट हो गए, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 24 जनवरी को डुल्ट गांव से उसका उद्घाटन भी किया और फरवरी में भी लगभग हम 100 से 150 के करीब तालाब अमृत प्लस होंगे, उसको हम ठीक इनोग्रेशन कराएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि तालाब हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा हैं और इनका संरक्षण वर्तमान समय की बड़ी जरूरत है। हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।
भारत ने अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिया है, विकसित भारत एट 2047 लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, टाइमलाइन निर्धारित हो चुकी है 2047। हम सब ने अपना अपना योगदान इसके अंदर देना है अपनी सहभागिता के द्वारा, और सबसे ज्यादा अपेक्षा किससे है? युवाओं से। अमृतकाल इसलिए भी इस पीरियड के अंदर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करके हम एंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सागवाल ने कहा कि तालाबों के जीर्णोद्धार की ये मुहिम गांव देहात तक तो पहुंच ही रही है। हमारे विद्यार्थी भी हरियाणा तालाब प्राधिकरण से जुड़कर वैज्ञानिक तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाएं, यही इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है। अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर जितने भी कार्य हुए हैं या हो रहे हैं या भविष्य की जो योजनाएं हैं, उन सभी को बच्चों के साथ साझा करना था, क्योंकि इसमें जो हमने स्टूडेंट्स को बुलाया था वो मेनली अर्थ साइंसेस या उससे कंसर्न जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जियोलॉजी हुआ, जियोफिजिक्स हुआ, इन्वायरमेंट हुआ और जियोग्राफी हुआ। क्योंकि हमारा जो बच्चा है पॉन्ड रेस्टोरेशन मतलब तालाब का जो जीर्णोद्धार होता है उससे संबंधित बहुत सारी बातों को अपनी किताबों में पढ़ता है और समझता है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है, जिससे लिंगानुपात में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसी कड़ी में जिला फतेहाबाद के गांव भरपूर में सर्वाधिक लड़कियों के पैदा होने के अवसर पर एक उत्सव का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सुमन रानी तथा आंगनवाड़ी वर्कर संतोष रानी ने बताया कि इस गांव में 1000 के पीछे 1645 लड़कियों ने जन्म लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस खुशी में विभाग द्वारा सैकड़ों महिलाओं के साथ उत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं को नवजात शिशुओं के पोषण को लेकर भी जानकारी दी गई तथा उनके खान-पान, रहन सहन संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की गई। तो वहाँ लोगों को मोटिवेट करना, और जहाँ की सेक्स रेशो अच्छी है तो वहाँ के लोगों को बधाई का पात्र है वो, तो उन्हें भी बधाई देना। तो आज फिर यहाँ पे प्रोग्राम करा गया। इस गांव का जो सेक्स रेशो है वो 1000 के पीछे 1645 है। इस साल का जो सेक्स रेशो है तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ महिलाओं में काफ़ी उत्साह भी है। सभी को जब हम ट्रिपल बीपी के बारे में अभी बता रहे थे तो सभी ने बड़ी ध्यान से सुन भी रही थी, और अच्छा प्रोग्राम है सर। यहाँ पे जब भी हम करते हैं तो महिलाएं बड़ी खुश हैं। नाच कूद के भी उन्होंने किया है, भजन गा रही थी, कोई गीत गा रही थी। मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सम्मेलन किया गया। उसके अंदर ये प्रोटीन, विटामिन और आइसो और बचाव के बारे में जानकारी दी गई, और आपकी बेटी हमारी बेटी और प्रधानमंत्री वंदना योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। सिरसा के गांव दौलतपुर खेड़ा से लक्कड़वाली जलघर तक 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से डलने वाली पाइपलाइन का शुभारंभ हो गया है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत व ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में जलघर होने के बावजूद ग्रामीणों को पर्याप्त पानी में पेयजल नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले जलघर में सुखचौन माइनर से पानी की सप्लाई होती थी, जिससे पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होती थी। और अब दौलतपुर खेड़ा में स्थित मम्मड़ माइनर से गांव तक करीब 6 किलोमीटर तक उक्त पाइपलाइन के डलने के बाद गांव में पेयजल की किल्लत दूर होगी। 6 किलोमीटर तकरीबन हमारा ये पाइपलाइन है, 8 इंची पाइपलाइन है। इसमें 2.25 करोड़ का बजट है जी, और लगभग डबल हो जाएगी, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी जी। जहाँ तक पूरा पानी मिलेगा। हाँ, जो टेक्निकल विभाग से जो हमारी बात हुई है ना, ऐसी एक्शन से, जहाँ हमारे जेई साहब से, वो बता रहे हैं कि ये हफ्ते के अंदर डिग्गियाँ कवर हो जाएगी अपनी। और एक हमारी अगर 4 डिग्गियाँ हैं गांव के अंदर, चारों डिग्रियाँ अगर भर जाती है तो लगभग महीना 1.5 महीना पानी चला करेगा। जो प्रोजेक्ट था इसके बारे में हमने बहुत प्रयत्न किया, और बहुत बार हम अपने विधायक बलकौर सिंह से मिले, और उन्होंने आज हमारे गाँव लकड़वाली में 2 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट था, जो उसका उद्घाटन हुआ है। और ये हमारे पूरे गांव की समस्या का बिल्कुल 101% हल हो जाएगा। आने वाले जो गर्मी है उसमें पानी की निजात मिलेगी। हाँ जी, मिलेगी, 101% लगता है अभी कुल मिलेगी, कुल मिलाकर। और
विधायक जी और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰਾ 100% ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ जी, बीमारियां खत्म होंगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ जी। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत बढ़िया काम होया है यो पाइपलाइन का, सारे गांव को खुशी है। पानी की बहुत समस्या थी, हमको 9-10 दिन पानी मिलता नहर का, उसके बाद बोर चलाते थे। ट्यूबवेल का पानी पीने लायक नहीं है जी, पशु भी नहीं पीते हैं पानी। अपने उम्मीद है 4 टंक भर जाया करेंगे 15 दिन में, वहाँ मोटर लगेगी, पाइपलाइन आ जाएगी, डग्गी बन चुकी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल के साथ कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल करनाल के शामगढ़ गांव में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। ड्रोन से नैनो यूरिया के स्प्रे के दौरान उन्होंने इसकी तकनीकियों को बारीकी से देखा और किसानों से इस नवीनतम तकनीक को अपनाने की बात कही। मीडिया से बातचीत में सुधीर राजपाल ने कहा कि ड्रोन से खाद और दवाई के स्प्रे की तकनीक से न केवल किसान बल्कि समाज को भी बहुत फायदा होगा। सरकार की ओर से बड़े स्तर पर खेतों में ड्रोन से स्प्रे का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल में 6000 एकड़ में ड्रोन से यूरिया का स्प्रे किया जा चुका है। समाज को बहुत फायदा होगा, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन सरकार की तरफ से काफ़ी बड़े स्केल पे कराई जा रही है और करनाल में ऑलरेडी 6000 एकड़ पर इस तरह का स्प्रे करवाया हुआ है ऑलरेडी। और मैंने सभी किसानों से बात की है, कई किसानों को इससे फ़ायदा भी दिख रहा है, क्योंकि इससे एक कंट्रोल तरीके से यूरिया का स्प्रे हो जाता है। पत्ते पर यूरिया जब ड्रॉपलेट्स में गिरता है तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी रहती है, और उसके बाद जो यूरिया का वेस्टेज है और यूरिया जो ज़मीन में और ज़मीन के नीचे वाले पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे कि आगे सेहत पे दिक्कत आ सकती है, उस समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। सुधीर राजपाल ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए दृश्या कंपनी, कृषि विभाग के साथ इफ्को की तरफ से भी ड्रोन दीदी के नाम से ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने कहा कि उन्होंने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली है और अब वे ड्रोन से खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगी। मैंने 15 दिन की गुड़गांव में ट्रेनिंग ली है ड्रोन की। ड्रोन के बारे में ही बताया सर, ड्रोन कैसे चलाया जाता है, कैसे खेतों में स्प्रे किया जाता है। ये नैनो यूरिया का स्प्रे करना है ड्रोन से खेतों में। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया सर, ये जैसे 2 दिन वो कंपनी वाला आएगा उनको 16,000 रुपये दिया। अंबाला शहर के पंचायत भवन में कल स्वर्गीय रामजी दास चावला की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 130 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। यह शिविर जनसेवा आरोग्य केंद्र द्वारा लगाया गया था। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि रक्तदान एक प्रबल आवश्यकता है। समाज में रक्तदान के रूप में जो सेवा होती है वो वास्तव में जीवन को बचाने की एक सेवा है। रक्तदान जीवन संरक्षण का एक मुख्य आधार है, इसलिए जनसेवा आरोग्य केंद्र के माध्यम से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का एक अथक प्रयास है जो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव और धीरे धीरे पूरे विश्व में गीता महोत्सव करवा रही है और 2 से 4 मार्च को श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उद्यान उत्सव 2024 की शोभा बढ़ाई। उद्यान उत्सव वन के तहत अमृत उद्यान आज से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। बुकिंग विजिट राष्ट्रपति भवन.gov.in पर ऑनलाइन और साथ ही गेट संख्या 35 के बाहर स्थित स्वयं सेवा कियोस्क के जरिए की जा सकती है। आगंतुक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियों, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। अमृत उद्यान के अलावा लोग राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी देख सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।